बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू QET की आखिरी क्लास। पिछले वीक से थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट डिफरेंट है। कुछ रीसेंट हालात की वजह से गवर्नमेंट ने क्लासेस ऑफ करा दी, तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम क्लास में मेरे और कैमरा वाले भाई के अलावा और कोई मौजूद नहीं है और ऑनलाइन ही सबको ये लेक्चर पहुँच रहा है। तो हमारा पढ़ने का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एनालिटिकल में हमारी अप्रोच ये होती थी कि जो भी सवाल होता था हम सारे डिस्कशन करते थे। मैं कहता था हाँ भाई तुम बताओ, हाँ भाई मैडम आप बताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि आज और क्लास में नहीं है, आप ही मेरी मेन ऑडियंस हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट मोड में ये सारा गो थ्रू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने एनालिटिकल के 5 जो मेन कंपोनेंट्स थे उनके ऊपर बात की थी। हल्का सा एक रिव्यू कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हल्का सा रिव्यू। नंबर 1 जो पॉइंट था, ड्राइव कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। क्या इस टॉपिक में हमने सीखा था? हमारे पास कोई अगर सेंटेंस गिवन होगा, उसके अंदर से हमें कंक्लूजन ढूंढना होगा। आंसर में या तो हमें कंक्लूजन गिवन होगा या हमसे पूछा जा रहा होगा कि बताओ इनमें से कौन सा वाला जो कंक्लूजन है वो ठीक है। तो हमने इस तरह की कुछ 15-20 केस स्टडीज इसकी की थी। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक था वो किस बारे में था भला? सेकंड टॉपिक आपका था मिसिंग नंबर्स के बारे में। हमने कहा था कि इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, आपने सोच के बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऐसा नंबर है जो कि मिसिंग है। इसके हमने कुछ सवालात किए थे। उसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट था इस QET का एनालिटिकल पोर्शन का, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। 4-5 चीजें गिवन है, बताएं इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ बिलोंग नहीं करती। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, किसी और जगह होना चाहिए था, उससे हम ऑड वन आउट को निकाल देते होते थे। उससे अगला हमारा टॉपिक होता था, लेट्स वेट, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट डायग्राम। आपको इस तरह की कुछ डायग्राम्स गिवन होती थी और फिर आप सोचते थे कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यहाँ कौन सी वाली डायग्राम आनी चाहिए। और नंबर 5 आपका था टॉपिक एनालॉजीज। मैंने आपको बताया था एनालॉजीज के 2 मतलब होते हैं, तो मैंने आपको दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ एग्जांपल्स दे दी थी। एक तो ये था कि एक से ज्यादा चीजों का अगर सेम मतलब निकल रहा हो, सेम आंसर निकल रहा हो, सेम मतलब तरीकेकार होने निकालने का, जैसे कि 6 साइडेड डाइस का वही है आने की चांसेस जो कि नंबर ऑफ कलर्ड बॉल्स के हैं। तो इस तरीके को भी हम एनालॉजी कह सकते हैं। और एनालॉजी का एक और मतलब भी था तशबीह, जिसे हम उर्दू में कहते थे कि फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक अ गार्डन। तो राइटिंग इज जस्ट लाइक पेंटिंग, लर्निंग इज लाइक बिल्डिंग अ पजल। तो होपफुली पिछले हफ्ते की बातें आपको थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो गई होंगी, आपके माइंड में आ रहा होगा हमने चीजें वाकई पढ़ी थी पिछली क्लास में। अब आते हैं सवालात की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं। ICAP ने जो हमें मॉडल पेपर दिया है QET का, उसका जो एनालिटिकल पोर्शन है एक दफा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या वो हमारे बस की बात है। ले जी, नहीं आया, अब आ जाएगा। ले जी, पहला सवाल, One has to be very cautious while driving। उर्दू तर्जुमा, इंसान को गाड़ी चलाते हुए या कोई भी चीज ड्राइव करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए। आगे कंक्लूजन भी बुक ने दिए हुए, सॉरी पेपर ने दिए हुए, लेजी पीपल शुड नॉट ड्राइव। सुस्त लोगों को गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए। और नंबर 2, वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग एक्टिव। हम अगर ध्यान से गाड़ी चलाएं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? कंक्लूजन नंबर 2 ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1 और 2 ठीक है, पहला कंक्लूजन ठीक है, कोई भी कंक्लूजन ठीक नहीं है। अब सोच विचार करें, सेंटेंस क्या है? इंसान को मोहतात होना चाहिए गाड़ी चलाते हुए। कंक्लूजन 1 से मैच करें, लेजी पीपल शुड नॉट ड्राइव। क्या डायरेक्टली यहां लेजी पीपल की कोई बात हुई? नहीं। क्या इनडायरेक्टली लेजी पीपल की कोई बात हुई? नहीं। मतलब इंप्लिसिट भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेजी एक इंसान की सिफ्त है कि भाई एक बंदा लेजी है, जबकि कॉशियस एक मतलब एडजेक्टिव है कि इंसान चाहे तो कॉशियस हो सकता है, ध्यान से गाड़ी चला सकता है। नंबर 2, हम अगर ध्यान से गाड़ी चलाएं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो क्या पहला ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, या दूसरा वाला ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों से ऑन द स्पॉट नहीं पूछ सकता, तो मुझे अपनी जजमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेहतर ऑप्शन यही है कि इंसान ध्यान से गाड़ी चलाए तो वो एक्सीडेंट से बच सकता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि लेजी पीपल गाड़ी चलाना ही छोड़ दें। लेजी पीपल भी गाड़ी चला सकते हैं अगर वो एहतियात से चलाएं। ऑप्शन 2 हमें सही लग रहा है बेहतर। अगला सवाल करते हैं,
टेलीविजन कन्विंसेस व्यूअर्स दैट लाइकलीहुड ऑफ बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ वायलेंट क्राइम इज एक्सट्रीमली हाई, फुल स्टॉप। आपको पहले ही बताया था, इस तरह के बड़े बड़े पैराग्राफ्स में टेंशन नहीं लेनी, एक एक सेंटेंस करके पढ़ें और उर्दू में तर्जुमा साथ साथ करते हैं तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा काम। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से टेलीविजन ने देखने वालों को इस बात पे कन्विंस कर दिया, इस बात पे कायल कर दिया है कि वो विक्टिम ऑफ अ वायलेंट क्राइम, उनके साथ कोई खौफनाक किस्म की, अब मैं वर्ड ज्यादा बोलने लगा था, दूसरा वर्ड क्या होगा, उनके साथ कोई खौफनाक किस्म का जुर्म हो सकता है। एट द सेम टाइम बाय इट्स वेरी नेचर, एट द सेम टाइम मतलब साथ साथ ही, इट परसेड्स द व्यूअर टू पैसिवली एक्सेप्ट्स व्हाटएवर हैपेंस टू देम, फुल स्टॉप। क्या कह दिया उसने आधी लाइन में, इट परसेड्स व्यूअर्स, वो देखने वाले को इस बात पे मुतमईन करता है, कायल करता है कि आपके साथ जो हो आप मान लें। मतलब आगे से आपने लड़ना नहीं है, जुर्म करने वाले से वो कहता है कि वॉलेट दे दो तो आपने दे देना है, लड़ना नहीं है। अच्छा, हमने सेंटेंस पढ़ा पूरा। अब बुक हमसे चाहती क्या है, बुक हमसे चाहती है कंक्लूजन। देखो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए, लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए। वैसे ये बात ठीक होगी, लोगों को टीवी देखना चाहिए क्या, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ के इससे मिलती जुलती हमें कोई बात पड़ी है नहीं, तो इससे हम ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि टीवी देखना छोड़ दो। क्या पता टीवी पे लोग कोई काम की चीजें देखते हो, कोई इस्लामी चीजें देखते हो। तो ए हमें इतना अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। बी, टीवी व्यूइंग प्रोमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर, जो लोग टीवी देखते हैं वो जराइम पेशा अफराद बन जाते हैं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन स्टिल पॉइंट बी भी माइंड में रखते हैं। पॉइंट सी, टीवी व्यूअर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिमाइज्ड बाय अदर्स, ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा। उर्दू तर्जुमा, जो लोग टीवी देखते हैं उनके साथ जराइम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये बात की लॉजिकल है? नहीं, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में कभी टीवी नहीं देखा होता, उनके साथ भी जराइम हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऑप्शन डी, टीवी प्रोमोट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी इन व्यूअर्स, मुश्किल अल्फाज। हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी मींस बेचारगी, ये फीलिंग कि यार मेरे साथ जो भी जुर्म हो जाए मैं आगे से कुछ नहीं कर सकता, ये चीज अब लिंक कर रही है। इस सेंटेंस से लिंक करें जरा। एक ऊपर सवाल ये कह रहा है कि टीवी अब बंदों को ये समझाता है कि आपके साथ जो भी हो आप मान लो, आगे से लड़ाई नहीं करनी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इंसान के अंदर ये बेचारगी का एलिमेंट आ जाए कि हाँ ठीक है यार मेरे साथ जो होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो ऑप्शन डी हमें बेस्ट लग रहा है कि टीवी देखने से इंसान के अंदर ये फीलिंग आएगी कि यार मेरे साथ जुर्म हो भी सकता है और अगर जुर्म हुआ मैं आगे से कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता जो मेरे साथ जुर्म कर रहा है उसके साथ। तो ऑप्शन डी हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट, 36, 34, 30, 28, 24। अगर कोई इंग्लिश मीडियम बच्चा है तो उसके लिए इंग्लिश में ही बोल देते हैं। 36, 34, 30, 28, 24। अब गौर करें जरा, क्या पैटर्न है इनके बीच में। अगर मैं गौर से देखूं तो 36 में से 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, तो लॉजिकली स्पीकिंग आगे 2 माइनस करना चाहिए। 24 माइनस 2 क्या होता है? 22। क्या 22 कोई ऑप्शन है? आप बताएं। खाली कुर्सी जवाब कोई नहीं दे रही तो मैं अज्यूम करता हूं कि आंसर है 22। आप लोग भी जरा गौर व फिक्र करें, क्या ये सही है? क्या वाकई 2 माइनस होता है, फिर 4 माइनस होता है, फिर 2 माइनस होता है, फिर 4 माइनस होता है? तो ऑप्शन हमें देखने में लग रहा है 2। होपफुली यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। स्पीड अनफॉर्चुनेटली थोड़ी इसीलिए तेज है क्योंकि मुझे यहां रुकने वाला कोई नहीं। नंबर 4, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। ये अच्छी बात है कि आप बच्चे को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला करा दें। अच्छा, चाहता क्या है वो हमसे? कंक्लूजन भी इसने 2 खुद निकाले। क्या? At the age the child reaches appropriate level of development and ready to learn, full stop। उर्दू तर्जुमा, उस उम्र में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि उसे कुछ सिखाया जा सके। ये था पहला कंक्लूजन। दूसरा, स्कूलों में 6 साल से बड़ा बच्चे ही नहीं रखते। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें यही हमारी कॉमन सेंस हमें समझा रही होगी कि यार ऑप्शन 2 तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें आप 6 साल का बच्चा लेके जाए और स्कूल आगे से कहे भाग जाओ यहाँ से, हमने कोई एडमिशन नहीं करना? तो ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 1 सा दोबारा पढ़ लें, क्या है सुनने में कुछ सही लग रहा है? एट द एज द चाइल्ड रीचेस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न।
हाँ जी, बात सेंसेबल लग रही है कि 5 साल का बच्चा इस काबिल होता है कि उसे आप ABC, वैसे हम 5 साल से छोटे बच्चे को ABC घर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो 5 साल का बच्चा तो अच्छा खासा मैच्योर बच्चा होता है। तो हमने कहा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमें ठीक लग रहा है, यानी कि ऑप्शन सी में कंक्लूजन नंबर 1। नेक्स्ट, ओडोमीटर टू माइलेज एज कंपस इज टू, एनालॉजी का सवाल, तशबीह दी जा रही है। ओडोमीटर और माइलेज का आपस में क्या रिश्ता है? तो जो लोग गाड़ी शाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर ना एक मीटर लगा होता है जिसके अंदर वो नंबर आ रहा होता है कि गाड़ी 70,000 किलोमीटर चली है, 7,000 किलोमीटर चली है, 200 किलोमीटर चली है। तो ये उस ओडोमीटर की बात हो रही है। उसका माइलेज से क्या रिलेशनशिप है? ओडोमीटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा टूल है जो आपको बता रहा है कि गाड़ी कितने मील चली है। तो कंपस इज टू, अब कंपस और फला चीज का भी आपस में वही रिश्ता होना चाहिए। फला चीज क्या, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हाइकिंग, हाइकिंग क्या कहते हैं? पहाड़ों पे चढ़ने को। तो पहाड़ों पे चढ़ने का कंपस से क्या रिश्ता है? कोई भी नहीं। ऑप्शन बी, डायरेक्शन। कंपस हमें क्या करता है? कंपस हमें बताता है नॉर्थ उस तरफ है, साउथ उस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, नहीं ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट उस तरफ है। तो कंपस और डायरेक्शन का आपस में वो रिश्ता है जो कि ओडोमीटर और माइलेज का बीच में है, लेकिन स्टिल बाकी 2 ऑप्शन भी पढ़ लें। स्पीड, कंपस का स्पीड से क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं। एक मिनट, कंपस याद है ना क्या चीज होती है? वो गोल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो उसका स्पीड से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन डी, नीडल। कंपस के अंदर एक नीडल जरूर होती है, लेकिन वो नीडल हमें सिर्फ इतना बताती है कि नॉर्थ किस तरफ है। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हुआ बी। ओडोमीटर माइलेज बताता है, कंपस डायरेक्शन बताता है। तो ये एनालॉजी थी। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वही रिश्ता इन दोनों के बीच में, कंपस और डायरेक्शन के बीच में। क्लियर? आगे चलें। कॉबलर शू, जूता बनाने वाला और जूता, आगे क्या लिखा है? वो वाला पेयर चूज करें। वही वाली बात कि इनमें से वही रिश्ता इन ऑप्शंस में किस किस के दरमियान मौजूद है। तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर को आप कह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है। जॉकी, जॉकी कहते हैं वो जो घोड़े की रेस में जो वो बैठे होते हैं, रेस ड्राइवर, घोड़े के रेस ड्राइवर। जॉकी और हॉर्स के बीच में क्या रिश्ता है? ऑप्शन सी, मेसन और स्टोन। मेसन कहते हैं, अब तो नहीं कहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो लोग पत्थर तराश तराश के बिल्डिंग्स वगैरह बनाते होते थे उससे आप कहते थे मेसन, स्टोन मेसन या जस्ट मेसन। तो मेसन और स्टोन का आपस में क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो मतलब मेसन वो स्टोन्स को तराश तराश के बिल्डिंग्स इस तरह के मुजस्मे वगैरह बनाता था। और ऑप्शन नंबर 4, काउबॉय बूट। काउबॉय आपने अगर इंग्लिश फिल्में देखी हो तो जो हैट पहन के वो पुराने जमाने के लोग होते थे जो घोड़ों पे इधर से उधर फिरते थे, तो उनका और बूट का आपस में क्या रिश्ता है? वो बूट पहना करते थे। अब कॉबलर शू, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग और मेसन स्टोन का आपस में बेस्ट रिश्ता क्या है? तो अब कॉबलर शू के आपस में रिश्ता ये कि ये वाला बंदा ये वाली चीज बनाता है। तो क्या कॉबलर शू बनाता है? हाँ जी, कॉबलर शू बनाने वाला को मोची जिसे कहते हैं, मोची जूते बनाता है। हाँ जी, बनाता है। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डिंग, क्या इनका आपस में सेम ही रिश्ता नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग बनाते हैं। तो इन माय ओपिनियन बेस्ट ऑप्शन है ए, कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है, जूते बनाने वाला जूते बनाता है। ऑप्शन सी करीब करीब है, लेकिन इतना करीब नहीं है कि मेसन स्टोन बनाता नहीं है। मेसन ये नहीं है कि मैंने ये स्टोन पैदा किया है, ये स्टोन उगाया है। स्टोन दुनिया में पड़े होते हैं, पहाड़ों में होते हैं। मेसन स्टोन को तराशता है, उसकी शक्ल चेंज करता है, वो पल्ले से बनाता नहीं है स्टोन। तो बेहतरीन ऑप्शन आपका ए हमें लग रहा है। आगे चलते हैं। You are hereby appointed as programmer with probation period of 1 year. Full stop. क्या क्या पता चला? आपको एक नई जॉब मिली है। किस तौर पे? प्रोग्रामर के तौर पे। विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। प्रोबेशन पीरियड कहते हैं किसी बंदे की नई नई जॉब लगे तो कुछ अरसे तक उस पर वो नजर रखते हैं कि क्या ये इस काबिल भी है कि इस जॉब पे रहे। आमतौर पे 2 महीने की, 1 महीने की, मैक्सिमम कोई 2.5-3 महीने की प्रोबेशन होती है। पता नहीं कौन सी खौफनाक कंपनी है जिसने प्रोबेशन पूरे 1 साल की लगाई हुई है। प्रोबेशन के दरमियान आपको सैलरी भी थोड़ी कम मिलती है और आपका मतलब टेंशन होती है आपके ऊपर कि यार पता नहीं मुझे जॉब पे रखेंगे लॉन्ग टर्म के नहीं रखेंगे। एनीवे आगे चलते हैं। एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन। फुल स्टॉप।
इस पीरियड के एंड पे यानी कि 1 साल के एंड पे आपको बताया जाएगा कि आप हमारी परफॉर्मेंस, हमारी हरकतें उसे कैसी लगी उस कंपनी को, और क्या हम इस काबिल हैं कि इस कंपनी के साथ मजीद टाइम गुजार सकें। फुल स्टॉप। कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। बात तो सुनने में सच लग रही है कि जब बंदे की अपॉइंटमेंट होती है तो कंपनी को नहीं पता होता है किस काबिल है, लेकिन इतना भी बुरा हाल नहीं है। कंपनी इंटरव्यू लेती होगी, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती होगी बंदा काबिल है कि नहीं। एक ऑप्शन हमने पढ़ा, हमें ठीक भी लग रहा है, हमें ठीक नहीं भी लग रहा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इंडिविजुअल नीड्स टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। एक बंदा प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी को हिसाब लगा के बता देगा कि यार मैं इस काबिल हूं कि आप लोग मुझे 10 साल तक इधर रखो। ऑप्शन 2 हमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अब ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? या तो एक ठीक है, या तो दोनों ठीक है, या कोई सा एक ठीक है। लेकिन एक मिनट, ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट भी हैं। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। क्या दोनों बातें डायरेक्टली सवाल में बताई गई हैं? नहीं। नीदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट आपको याद होगा, मैंने कहा था वो चीज जो क्लियरली ना बताई गई हो लेकिन छुपी हुई हो, इनडायरेक्टली बात उसकी हो रही हो। ओनली 2 या ओनली 1। अब यहां हमें सोच विचार की जरूरत है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन, मतलब चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। जस्ट पहला कंक्लूजन ठीक है, जस्ट दूसरा कंक्लूजन ठीक है, पहले दोनों ठीक है, या कोई भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन 1 कह रहा था कि परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई तो कंपनी को नहीं पता था आप किस काबिल हो, आप कितने पानी में हो। जबकि सेकंड ऑप्शन था कि इंडिविजुअल को चाहिए कि वो 1 साल में प्रोबेशन पीरियड में बता दे कि मैं इंतहाई काबिल आदमी हूं। तो हमें तो इम्प्लिसिटली दोनों ऑप्शन ही सही लग रहे हैं, दोनों ही ठीक बातें हैं। तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली दोनों बातें नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्टली यही बात हुई है कि बोथ ऑप्शंस आर इम्प्लिसिट। इनडायरेक्टली इन दोनों चीजों का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट, एक स्कूल की इंतजामिया ने ऐलान किया कि जो लोग क्लास पे टाइम पे क्लास में नहीं आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके, 2 कंक्लूजन भी आपको सवाल ने दिए। 1, दे वांट टू अवॉइड फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस इन क्लास। पर चले क्लास चल रही है, बीच में अभी बंदा आगे कहे कि सर मैं कम इन, फिर सर ने थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश की, 2 बंदे और आ गए, सर मैं कम इन। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। ऑप्शन ए हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। दे वांट टू डेवलप डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। ये भी ठीक है कि जो बंदा टाइम पे आएगा उससे इस तरह के मसाइल ही नहीं होंगे और क्लास में डिसिप्लिन भी होगा। हर किसी के अंदर ये होगा कि यार मैं सुबह टाइम से सो के उठूं, टाइम से नाश्ता करूं और टाइम से इस तरह मतलब क्लास में आऊं कि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो। पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, या दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। तो वंस अगेन हमें तो दोनों कंक्लूजन ही ठीक लग रहे हैं कि हम ये भी नहीं चाहते कि क्लास में डिस्टर्बेंस बार बार हो, और हम ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन सीखें, टाइम पे आना सीखें, टाइम पे काम करना सीखें। तो हमने कह दिया कि बोथ ए एंड बी आर नाइस। होपफुली यहां तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अगर थक गए तो 2 मिनट पॉज कर लें, पानी शानी पी के आएं और फिर दोबारा कंटिन्यू कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट दिस सीरीज 2,1, 1/2, 1/4। अगर हम गौर करें इनका बीच में आपस में क्या रिश्ता है। 2 को आधा करो तो 1 आता है, 1 को आधा करो तो 1/2 आता है, 1/2 को आधा करो तो 1/4 आता है। मुझे तो पता है आता है, लेकिन आप जरा तसल्ली अपनी कर लें, क्या पता मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं। 2 डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर 1 डिवाइडेड बाय 2 करें, फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे बेशक तसल्ली कर लें। तो लॉजिकली स्पीकिंग इससे नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1/4 को आधा करें, कैलकुलेटर पे खुद करें जरा, मैं नहीं आपको बता रहा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका कैलकुलेटर कह रहा है कि आंसर है 1/8। तो क्या 1/8 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा। अगला सवाल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका उर्दू तर्जुमा भला क्या होता है? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑप्शंस, ए ओनली गोल्ड ग्लिटर, सिर्फ सोना चमकता है।
बिल्कुल भी, दुनिया में बड़ी चीजें चमकती हैं, चेक करें मेरी घड़ी चमक रही है, सोने की तो नहीं है। ऑप्शन बी, नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर, ये भी झूठ है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि ग्लिटर करते हैं, जो कि चमकते हैं। ऑप्शन सी, नॉन मेटल्स ऑल्सो ग्लिटर, ऐसी नॉन मेटल चीजें भी होती हैं जो कि चमकती हैं, जैसे शहद, जैसे पानी। तो ऑप्शन सी भी हमें ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन डी, ग्लिटरिंग थिंग्स में बी डिसेप्टिव, ये चीज जरा दिमाग को लग रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज चमक रही हो और वो इतनी वैल्यूएबल ना हो जो आप समझ रहे हो। आपको दूर से कोई चमकती हुई चीज नजर आया, करीब जाए पर चले जमीन पे पानी पड़ा हुआ था, आप समझ जाएं कि सोना था। तो इसका अगर हम सिर्फ मुहावरे की भी बात करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो बड़े बच्चों को यही समझाने के लिए कहते हैं कि बेटा हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चीज जो तुम्हें देखने में अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो असल में भी अच्छी हो। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है डी, कि तमाम चमकने वाली चीजें अच्छी नहीं होती, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। गहरी बात है, जरा गौर करें मैंने क्या क्या दिया। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इनमें से कौन सी चीज है जो अजीब सी है, जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन वन, डाइविंग। डाइविंग क्या होता है? वो डाइविंग आपने देखा होगा टीवी पे, ओलंपिक्स में भी, वो जो इतने बड़े स्विमिंग पूल में ऊपर से छलांग लगाते हैं और गोल गोल घूमते हुए जाते हैं, पानी में गिरते हैं, फिर एक जज बताता है कि आपने जो हवा में कलाबाजियां खाई हमें पसंद आई, हमें पसंद नहीं आई, वो वाली स्पोर्ट की बात हो रही है। नंबर टू, स्विमिंग। सबको पता है स्विमिंग क्या होती है, जो लोग नहर में करते हैं या जो अमीर लोग स्विमिंग पूल में करते हैं, या अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो आप गली मोहल्ले में भी करते हैं। ऑप्शन सी, सेलिंग। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग कहते हैं कश्ती चलाने को। ऑप्शन डी, ड्राइविंग। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि डिफरेंट है। तो अगर आप गौर करें तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों पानी से रिलेटेड चीजें। डाइविंग आप पानी में करते हैं, स्विमिंग आप पानी में करते हैं, और सेलिंग भी आप पानी में करते हैं, जबकि ड्राइविंग आप जमीन पे करते हैं, अनलेस के बहुत ज्यादा बारिश हुई भी हो। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट आंसर है कि ड्राइविंग हम जमीन पे करते हैं, बाकी तीन काम हम पानी में करते हैं। तो ऑड वन आउट उसने कहा है, जो चीज डिफरेंट है वो बता दो। तो मेरी नजर में ड्राइविंग सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस, हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में पंक्चुअलिटी कायम हो, मतलब लोग रेगुलर हों, लोग टाइम पे आए। वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज, हम कन्वेंस अलाउंस देंगे। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? कन्वेंस अलाउंस मीन्स के आप अपने एम्प्लॉइज को आने जाने के पैसे दें। आप उससे कहें यार 30,000 हम तुम्हें हर महीना सिर्फ आने जाने के पेट्रोल का देंगे अगर तुम टाइम पे आया करोगे। या आप ये भी कह सकती है कंपनी की यार तुम जो भी पेट्रोल डलवाओ ना उसकी रसीद हमारे साथ शेयर करना, हम तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। मतलब कन्वेंस अलाउंस मीन्स कोई भी तरीके से कंपनी ट्रेवलिंग में आपकी अपने एम्प्लॉय की हेल्प करे। तो सेंटेंस में हमें क्या मफहूम मिला? कंपनी एक अपने एम्प्लॉइज को कन्वेंस अलाउंस दे रही है ताकि वो टाइम पे आया करें, लेट ना हुआ करें। कंक्लूजन नंबर 1, कन्वेंस अलाउंस हेल्प नहीं करेगी ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी में। कंक्लूजन हमें ठीक तो नहीं लग रहा, मतलब क्या पता कन्वेंस अलाउंस फायदा कर दे पंक्चुअलिटी में। सेकंड, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड, डिसिप्लिन कहते हैं टाइम पे आने को और इस तरह का अपने ऊपर कंट्रोल को, रिवॉर्ड कहते हैं इनाम को। तो जो बंदा टाइम पे आएगा उससे कन्वेंस अलाउंस भी मिलेगा। तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रहा है? अगर यहां देखा जाए तो एक्सप्लिसिटली ये चीज लिंक नहीं की गई कि जो टाइम पे आएगा उससे ही कन्वेंस अलाउंस हम देंगे। वो कह रहे हैं कि हम कन्वेंस अलाउंस सबको देंगे। अगर तो सेंटेंस में कुछ तरह की बात होती है कि जो टाइम पे आएगा वो कन्वेंस अलाउंस लेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज्यादा बेहतर होता कि यार डिसिप्लिन आप रखोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे कन्वेंस अलाउंस पे। जबकि कन्वेंस अलाउंस, ऑप्शन 1 कह रहे हैं कि कन्वेंस अलाउंस से पंक्चुअलिटी लाने में कोई फायदा नहीं होगा। इन माय ओपिनियन दोनों ऑप्शन ही ठीक नहीं है, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि यार पंक्चुअलिटी लानी है इसलिए हम पैसे देंगे। ऑप्शन 1 कह रहा है कन्वेंस अलाउंस से कोई फायदा नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि डिसिप्लिन और रिवॉर्ड आपस में लिंक्ड हैं। तो दोनों चीजों का ही हमारी जो सिचुएशन है उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इन माय ओपिनियन आप लिखेंगे नीदर ए नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2, फुल स्टॉप। ऑप्टिमिस्टिक इज टू चीयरफुल एज पेसिमिस्टिक इज टू। ऑप्टिमिस्ट क्या कहते हैं? आप लोगों को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आप जो
क्या कहते हैं, पुरनूर चेहरे, जो कि आपके दिलों में इस तरह की कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह हम बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, इंशाल्लाह हमारा पहली अटेम्प्ट में क्यूईटी क्लियर होगा, फिर पहली अटेम्प्ट में हम पीएससी क्लियर करेंगे, दैट इज ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिस्ट बंदा किस किस्म का होता है? चीयरफुल। चीयरफुल किसे कहते हैं? खुश मिजाज, वो बंदा जो खुश रहता हो, जिसके मुंह पे हमेशा स्माइल रहती हो, जिसके डिंपल बाहर रहते हो। जबकि एज पेसिमिस्ट इज टू, पेसिमिस्ट मेरी तरह का बंदा, डिप्रेस्ड, परेशान, हर वक्त बुरे मूड में रहने वाला। तो ऑप्टिमिस्ट और चीयरफुल के बीच में क्या रिश्ता है? जो बंदा ऑप्टिमिस्ट होगा उसका मूड ऐसा होगा, तो फिर पेसिमिस्ट और इनमें से कौन से वाले ऑप्शन के बीच में वो वाला रिश्ता है? तो पेसिमिस्ट और मिजरेबल, पेसिमिस्ट और, अच्छा मिजरेबल होता क्या है? मिजरेबल कहते हैं वो बंदा जो परेशान रहे, ग्लूमी वो बंदा जो उदास रहे, मीन वो बंदा जो नाराज रहे, और ऑप्शन डी वो बंदा टॉलरेंट, टॉलरेंट कहते हैं वो बंदा जो सब्र करे। तो ऑप्शन, अगर दिल की बात की जाए तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही ठीक है। मतलब पेसिमिस्ट बंदा मिजरेबल भी होता है, परेशान भी रहता है, ग्लूमी उदास भी रहता है, और मीन मतलब बदतमीज भी रहता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन देखें क्या है? ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल। अगर ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट पेसिमिस्ट होता है, अच्छी आउटलुक वाला बंदा वर्सेस नेगेटिव आउटलुक वाला बंदा, ऑप्टिमिस्ट वर्सेस पेसिमिस्ट एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं, तो फिर चीयरफुल का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? चीयरफुल खुश मिजाज, खुश मिजाज का ऑपोजिट बदमिजाज, बदमिजाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लूमी, सैड सैड बंदा। तो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है बी। वैसे देखा जाए तो ए और सी भी ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन बी है। इन्वर्टेड कॉमास, इफ यू ट्रबल मी आई विल पनिश यू, अ मदर वॉर्न हर चाइल्ड। एक अम्मा जी अपने बेटे से कहती हैं, अगर तुम सीधे नहीं हुए मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। कंक्लूजन 1, विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर। इस वार्निंग देने से शायद बच्चा सीधा हो जाए। ऑप्शन 2, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। ऑप्शन 2, ज्यादा मतलब यहां डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन हमें क्या लग रहा है? 1 नहीं लग रहा कि क्या पता ये बात सुन के अम्मा जी ने कहा कि तुम सीधे नहीं हुई, मैं तुम्हें मारूंगी, पिटाई करूंगी, या जो भी है, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी। इस वार्निंग से इट इज पॉसिबल कि क्या पता बच्चा सीधा हो जाए, थोड़ी देर के लिए सीधा हो जाए, लेकिन सीधा तो हमें ऑप्शन 1 बेहतर लग रहा है। ऑप्शन 2 हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा कि ऑल चिल्ड्रन बेसिकली नॉटी। नहीं यार, कुछ मेरे जैसे नेक लोग भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा बेसिकली नॉटी हो। कैमरामैन भाई भी बड़े खुश हो रहे हैं कि आप अपने आप की तारीफ कैसे कर रहे हैं। तो हमें ऑप्शन 1 बेहतर लग रहा है कि विद द वार्निंग चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर, बेहतर ऑप्शन है 1। 15, मोस्ट ड्रेसेस इन दिस शॉप आर एक्सपेंसिव। उस दुकान में रखे हुए ज्यादातर जोड़े महंगे हैं। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल इन दैट शॉप। नहीं, मोस्ट, मोस्ट का क्या मतलब है? ज्यादातर ड्रेसेस महंगे हैं, क्या पता कोई एक आधा सस्ता सूट भी हो। ऑप्शन ए में अच्छा नहीं लगा। बी, हैंडलूम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर चीप। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। वो ये कह रहा है ऑप्शन बी के जो हाथ से बने हुए कपड़े हैं वो सस्ते होते हैं। ना एक्सप्लिसिट ना इम्प्लिसिट इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन सी, देयर आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव ड्रेसेस इन दैट शॉप। उसमें कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो कि कम महंगे होंगे। और ऑप्शन डी, कम ही ऐसे ड्रेसेस हैं शॉप में जो कि एक्सपेंसिव हैं। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी तो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ऑप्शन सवाल कहता है कि ज्यादातर जोड़े महंगे हैं, ऑप्शन डी कहता है ज्यादातर जोड़े सस्ते हैं। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। पीछे क्या बचा? ऑप्शन सी, देयर आर आल्सो लेस एक्सपेंसिव। हाँ जी, मान लिया कि ज्यादातर जोड़े जो है वो महंगे होंगे, लेकिन कोई एक आधा सस्ता जोड़ा भी होगा। क्या ये ऑप्शन सी यही बात नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं कि कुछ कपड़े जो हैं वो सस्ते भी होंगे? तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। वंस अगेन ऑड वन आउट निकाले। हॉर्सेस एंड नी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि घोड़ा जो आवाज निकालता है उसे ये कहते हैं NEIGH। ऑप्शन ए हमें ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी, बर्ड्स एंड चिर्प, ये भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चिर्प, चिड़ियों के चहचहाने को उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में चिर्पिंग कहते हैं। ऑप्शन सी, डॉग्स एंड बार्क, क्या कुत्ते भौंकते हैं? हाँ जी, कुत्ते भौंकते हैं। तो बार्किंग को, भौंकने को इंग्लिश में बार्किंग कहते हैं।
और ऑप्शन डी कैमल्स एंड रोर, बिल्कुल भी नहीं। कैमल्स जो आवाज निकालते हैं वो जो भी करते हैं वो रोर नहीं करते हैं, रोर लाइन करता है, मतलब रोर कहते हैं दहाड़ने को। तो आपने कभी बेचारे ऊंट को दहाड़ते देखा है? तो नहीं। आप लोगों ने ज्यादातर ने ऊंट की आवाज ही नहीं सुनी होगी, वो बेचारे पीसफुल से लोग होते हैं, गाड़ी उन्हें मार के चली जाए वो कुछ नहीं कहते। तो ऑप्शन डी जो है वो हमें डिफरेंट लग रहा है, हमें खराब लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमने कह दिया कि ठीक नहीं है। 17 स्पंज इज टू पोरस, फुल स्टॉप। स्पंज, अगर कभी बर्तन धोए हो तो एक येलो कलर की चीज देखी होगी या शायद ग्रीन कलर की चीज देखी हो जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसमें से साबुन उस पे लगाओ तो झाग बनता है, स्पंज कहते हैं उसे। पोरस, पोरस का मतलब होता है वो चीज जिसमें छोटे छोटे ज्यादा सारे सुराख हो। तो क्या स्पंज में बहुत सारे सुराख होते हैं? हाँ जी होते हैं। तो स्पंज और आपस का रिश्ता क्या है पोरस का? कि स्पंज में बहुत सारे सुराख होते हैं, ठीक है। एज रबर इज टू, स्पंज और पोरस का जो आपस में रिश्ता है वो हमने ढूंढना है रबर में और किसी ऑप्शन में। तो क्या रबर इलास्टिक होती है? हाँ जी होती है। रबर को आप इस तरह करें वो टूट जाती है, रबर के अंदर आप पेंसिल घुसाएं तो उसमें सुराख हो जाता है लेकिन वो टूटती नहीं है। रबर है सॉलिड, क्या रबर सॉलिड होती है? होती तो है लेकिन इतनी सॉलिड नहीं होती। मैसिव, क्या रबर इतना बड़ा होता है? नहीं, हो भी सकता है लेकिन ज्यादातर नहीं। इनफ्लेक्सिबल, क्या रबर बिल्कुल उसके ऊपर आप हथौड़ी मार दो कुछ भी नहीं होता? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इलास्टिक। जिस तरह स्पंज पोरस होता है, सुराख सुराख होते हैं उसमें छोटे छोटे, तो रबर इलास्टिक होता है, उसे आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, उसके साथ आप जो मर्जी करेंगे, काटेंगे तो कट जाएगा, नरम सा बेचारा होता है, उसको आप जिस मर्जी शेप में खींचें, अगर अच्छा वाला रबर है तो वो उस शेप में हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है इलास्टिक। नंबर 18, इस सीरीज की तरफ गौर से देखें, क्या लिखा है सीरीज में? 5.2, 4.8, 4.4 और 4, क्या रिश्ता है इनका आपस में? मैंने हिसाब लगाया है कि अगर इसमें से 0.4 माइनस कर दें तो अगला ऑप्शन आता है। वंस अगेन मेरी बातों में नहीं आना, कैलकुलेटर उठाएं देखें, 5.2 में से 0.4 माइनस करें तो ये आता है? हाँ जी जरूर आएगा। इसमें से 0.4 माइनस करें, आएगा ये आंसर? हाँ जी आएगा। इसमें से 0.4 माइनस करें, आंसर 4 आएगा? हाँ जी आएगा। तो अब आपकी बारी, कैलकुलेटर उठाएं, 4 में से माइनस 0.6 करें, देखें क्या आंसर आता है। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, आपको मैं मौका दे रहा हूं कि कैलकुलेटर पे आप खुद अपने हाथ से करें, देखें क्या आंसर आता है। 3, 2, 1। कंफर्म बात है कैलकुलेटर पे 3.6 लिखा होगा, लिखा है ना? वेरी गुड। 3.6 टिक करें और आगे चलें। फाइंड ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो चीज थोड़ी डिफरेंट है उससे आप अलग कर दें। प्रिंसिपल कौन होता है? जो कॉलेज का हेड होता है, जिसके अंदर सारे टीचर्स, जिसके अंडर सारे टीचर्स आते हैं, जो टीचर्स, जिस टीचर को अगर शादी पे मुल्तान जाना हो तो वो प्रिंसिपल से छुट्टियां लेता है कि मैं अगले वीक ट्यूसडे को कोई नहीं आ रहा। लेक्चरर, लेक्चरर कौन होता है? वो बंदा जो आता है, क्लास पढ़ाता है और चला जाता है। ऑप्शन सी टीचर। टीचर मतलब एक तरह का लेक्चरर ही, लेकिन टीचर जरा ज्यादा ब्रॉड वर्ड है। वो टीचर वैसे भी स्टूडेंट की गाइडिंग्स करता है, कॉलेज में बैठता है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। और ऑप्शन डी स्टूडेंट। कौन सी चीज डिफरेंट है? तो अगर आप देखें तो पहले 3 ऑप्शंस जो हैं वो मैनेजमेंट के बंदे हैं, वो कॉलेज के बंदे हैं, वो इंतजामिया है, जबकि स्टूडेंट है आता है पढ़ता है चलाता है। स्टूडेंट डिफरेंट चीज है, स्टूडेंट आके पैसे देता है, प्रिंसिपल कॉलेज और लेक्चरर्स कॉलेज से पैसे लेते हैं, तो स्टूडेंट सबसे डिफरेंट चीज है। हमने ऑप्शन डी पे टिक किया। और 20 ऑड वन जो है वो आउट निकाल दें। ऑप्शन ए पतंग, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी चिड़िया। कौन सी चीज डिफरेंट है? पतंग डिफरेंट है, बाकी चीजें परिंदे हैं, बाकी उनके पर होते हैं, उड़ते हैं, जबकि पतंग बेचारा कागज का एक टुकड़ा होता है, उसमें थोड़ी सी लकड़ी लगी होती है, उसे आप अपने हाथों से उड़ाते हैं, वो बेजान चीज है। तो हमने कहा कि एक बेजान चीज है और 3 परिंदे हैं, हमने बेजान चीज सबसे ऑड है, हमने उसे साइड पर रख दिया। वंस अगेन एक और ऑड वन निकाल दें, इसमें से कौन सा है? स्पून चमचा, बोल बर्तन, कप, कप को उर्दू में भी कप कहते हैं, और ऑप्शन डी बुके फूलों का गुलदस्ता। इन चीजों में क्या डिफरेंस है? स्पून आप खाने पीने में यूज करते हैं, बर्तन आप खाने पीने में यूज करते हैं,
कप आप खाने पीने में यूज करते हैं, लेकिन फूलों का गुलदस्ता आप खाने पीने में यूज नहीं करते, आप किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। आपने ऑप्शन डी पे टिक किया और आप आगे गए। नेक्स्ट, लुक एट दिस सीरीज। आगे क्या आना चाहिए? 58 है, फिर 52 है, फिर 40 है, फिर 34 है। अब तो आप लोग समझदार हो गए होंगे क्या इसमें कॉमन चीज है। गौर से देखें, कोई एक नंबर है जो कि सब में से माइनस हो रहा है। 58 में से क्या माइनस करें कि 52 आ जाए? तो आप कैलकुलेटर पे कर लें, ज़बानी कर लें, मेरे ख्याल से ऑप्शन आएगा 6। अच्छा, 52 में से 6 माइनस करें, देखिए क्या आता है, 46 आएगा। 46 में से 6 माइनस करें, ऑप्शन 40 आएगा। तो 34 में से जब 6 माइनस करेंगे क्या ऑप्शन आएगा? मैं आपको आंसर भी नहीं बता रहा, जो भी आंसर आएगा 34 में से 6 माइनस करके वो आपका सही ऑप्शन है। क्या पता 2800, क्या पता 2600, क्या पता 3000, क्या पता 3200, खुद कैलकुलेटर पे करना, मुझे बताएं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। इनमें से कौन सी चीज ऑड है? वाटर एंड बकेट, पानी और बाल्टी। क्या बाल्टी में पानी होता है? यस, होता है। इंक एंड इंक पॉट, इंक पॉट वो वाली शीशे की बोतल जिसमें इंक होती है। वैसे आजकल तो प्लास्टिक की भी आनी शुरू हो गई, इंक से जमाने में सिर्फ शीशे की होती थी। क्या इंक पॉट के अंदर इंक होती है? हाँ जी, होती है। पेन एंड निब, क्या निब के अंदर पेन होता है? नहीं, पेन के अंदर निब होती है, निब के अंदर पेन नहीं होता। और बैग एंड बुक, क्या बैग के अंदर बुक होती है? मेरे बैग में तो लैपटॉप होता है, लेकिन आप लोगों के बैग में बुक्स होती होंगी। तो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है सी, निब एंड पेन। निब के अंदर पेन नहीं होती, पेन के अंदर निब होती है। ऑप्शन सी इज द बेस्ट। नेक्स्ट, XT, RL, PL और JP। हाँ जी, गौर करें, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? तो पहले तो देखें थीम क्या है। कोई एक अल्फाबेट है, फिर एक कोई अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, फिर कोई अल्फाबेट है। क्या कॉमन है? X पहले आता है कि T पहले आता है? T पहले आता है, X बाद में आता है, ऑर्डर रिवर्स है, ठीक है। L पहले आता है, R बाद में आता है, ठीक है। L पहले आता है, P बाद में आता है, ठीक है। P बाद में आता है, J पहले आता है, ये ऑपोजिट है। हमें कहा कि इन सारों सीक्वेंस में बात ये कॉमन थी कि जो बाद वाला अल्फाबेट था, जो ABCD आप पढ़ें तो जो चीज पहले आती है वो बाद में लिखी थी, और जो चीज बाद में आती है वो पहले लिखी हुई थी। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है, ऑप्शन डी, JP, ऑपोजिट है। तो हमने डी ऑप्शन टिक किया और आगे चले। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ऑप्शन 25 पे गौर व फिक्र करें। आप लोगों में से एक का मुझे मैसेज आया था कि सर जी मैंने ये मॉडल पेपर खुद करने की कोशिश की थी, सिर्फ मुझसे जो डायग्राम वाले 2 सवाल है ना वो नहीं होते, बाकी सब कुछ मैंने खुद अकेले ही सॉल्व कर लिया। तो मैंने कहा था टेंशन नहीं लेनी, डायग्राम वाले सवाल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वक्त आ गया कि वो डायग्राम वाले, खास तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसने मुझे मैसेज किया था डायग्राम वाले सवालों के बारे में, जरा गौर करें। शक्ल से हमें पिज्जा नजर आ रहा है। अब देखें पैटर्न क्या चल रहा है। 1 2 3 4 डॉट्स, 1 2 3 4 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, 1 2 डॉट्स। अब जरा अगर हम नोट करें, इस तरह हम भूल भाल ना जाएं, हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये पैटर्न है, 8 स्लाइसेस हैं इस पिज्जे के, ले जी 8 स्लाइसेस हो गए। अब लिख लेते हैं, यहां इस वाले स्लाइस में कितने डॉट्स हैं? 4। इस वाले स्लाइस में कितने सारे डॉट्स हैं? 5। इस वाले स्लाइस में कितने डॉट्स हैं? 6। स्लाइस 2 डॉट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां कुछ भी नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा गिनने के हमने गलत तो नहीं गिना? नहीं, इधर 7 हैं तो फिर इधर भी। अब चेक करें क्या पैटर्न बन रहा है। 2 5 वाले, 2 4 वाले, 1 2 वाला। ऐसी कौन सी चीज है जो कि मिसिंग है, जो कि आनी चाहिए थी? पैटर्न ढूंढने जरा इसमें से। अब ऑप्शंस भी एक नजर देख लें। ऑप्शन ए में 4 डॉट्स हैं,
ऑप्शन बी में भी 4 डॉट्स हैं, ऑप्शन सी में 3 डॉट्स हैं और ऑप्शन डी में भी 3 डॉट्स हैं। तो हमें इतना कोई क्लैरिटी से अभी पता चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, मजीद गहराई में उतरते हैं। ये जो 3 डॉट्स हैं इसमें से 3 प्लेन है और एक के अंदर लाइन है, हमने इसे लिखा 3+1। ये जो 1 2 3 4 5 थे इसमें से 4 प्लेन है, एक के अंदर लाइन लगी हुई है। 4 प्लेन है, 2 के अंदर लाइन है, दोनों के दोनों प्लेन है। 2 के अंदर डॉट्स हैं, 3 के अंदर 3 प्लेन है। 2 के अंदर डॉट्स हैं, 2 प्लेन है। और ये आखिरी 7 वाला 4 प्लेन है, 3 के अंदर डॉट्स हैं। अब पहचानने की कोशिश करें क्या पैटर्न चल रहा है। कहीं 2 डॉट्स पेंटेड हैं, कहीं 1 डॉट पेंटेड है। अब हमने ऑड वन आउट देखना है, चलें इसके ऑप्शंस भी चेक कर लें। 1 प्लेन 3 डॉटेड, 3 प्लेन 1 डॉटेड, 1 प्लेन 2 डॉटेड और 2 प्लेन 1 डॉटेड। सोचें, गौर फिक्र करें, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां क्या आना चाहिए था, कौन सी चीज है जो कि मिसिंग है। डॉट्स वाले 2 भी हैं, 2 भी हैं, 2 भी हैं, डॉट्स वाला 3 भी है, डॉट्स वाला 1 भी है और डॉट वाला 0 भी है। अच्छा, प्लेन की अगर हम बात करें, प्लेन वाले 2 भी हैं, 4 भी हैं, 4 वाले एक से ज्यादा हैं, बल्कि 1 2 3 4 वाले, 2 3 वाले, 2 2 वाले। ले जी, हिंट मिल गया। 4 प्लेन 4 प्लेन 4 प्लेन, 3 प्लेन 3 प्लेन, 2 प्लेन 2 प्लेन। ऐसा क्या है जो कि मिसिंग है? हमें अब पैटर्न थोड़ा थोड़ा अब समझ आना शुरू हुआ है कि कुछ प्लेन और डॉट्स का आपस में रिश्ता है। अच्छा, मजीद इसे स्टडी करते हैं, क्या पता हमें मजीद को इसमें से हिंट मिले। क्या हमने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी? क्या हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलें तो डॉट्स पे फर्क तो नहीं पड़ता? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका आंसर भूल गया, लेकिन स्टिल हम अभी क्लास में खड़े होके इसका हिसाब लगाएंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो कि मिसिंग है। पैटर्न ढूंढने, क्या पता आप मुझसे पहले पहुंचे हुए पैटर्न तक। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये हमारे पास पिज्जा की शेप है। हम डॉट्स के ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं, 1 डॉट 1 डॉट, 2 डॉट 2 डॉट। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें जो आपका ये है कोई भी डॉट ना हो, और ऐसा ऑप्शन भी कोई नहीं है जिसमें कोई भी डॉट ना हो। एटलीस्ट एक डॉट तो सब में आएगा ही। अच्छा, और हमारे पास क्या हिंट है? और अगर हम हिंट्स को देखें तो हमारे पास 1 डॉट वाले जो हैं वो भला कितने हैं? 2 डॉट्स वाले कितने हैं? 3। और 1 डॉट वाला, सॉरी 3 डॉट वाला सिर्फ 1 है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि जहां 3 डॉट्स हों? अच्छा, ये वाला ऑप्शन है, लेकिन इसे मजीद भी मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा पैटर्न तो ब्रेक नहीं हो रहा। तो हमने पैटर्न कुछ यूं देखा है, 4 वाले 2, 5 वाले 2, 6 वाला 1, 7 वाला 1, 2 वाला 1। तो जरूर ऑप्शन 4 या 3 में से कोई होगा। तो 3 वाला यहां कोई भी नहीं है, 3। अब हमारा बेस्ट ऑप्शन यानी कि सी या डी में से कोई होगा। अब सी और डी में से भी एक फाइनल कोशिश करें, किसी तरह कोई पैटर्न मैच करने की कोशिश करें। सोचें क्या मिसिंग है? 3 स्लाइसेस वाला, 3 स्लाइसेस वालों में से ये वाला पैटर्न बेहतर है कि ये वाला पैटर्न बेहतर है? तो अगर हम देखें, सब केसेस में प्लेन डॉट्स ज्यादा थे, डॉटेड लाइंस कम थी। प्लेन ज्यादा, डॉटेड कम, प्लेन ज्यादा, डॉटेड कम। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि प्लेन कम हो और डॉटेड ज्यादा हो। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है डी, कि इसमें डी में 3 स्लाइसेस होंगे, 2 डॉटेड होंगे और 1 नॉन डॉटेड होगा। ले जी, कुछ पैटर्न सेट हुआ। 2, उसके बाद एक दफा 3, फिर 2 दफा 4, फिर 2 दफा 5, फिर 1 दफा 6 और 1 7। बेस्ट हमारा ऑप्शन यही बनता था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी आई नो ये जो
डायग्राम वाले होते हैं ये थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं, आपको लॉजिक्स जरा गहराई में जाके ढूंढनी पड़ती है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी मच डूएबल। और बाकी सवाल आपके इतने अच्छे हो जाने चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपका डायग्राम वाला इतना अच्छा ना भी सॉल्व हो, आप बाकी सवाल करके पास हो सकें। नेक्स्ट, फिर आसान सवाल वापस आ गए। जॉइंटिस लिवर, जॉइंटिस क्या होता है? बीमारी होती है, जिगर की बीमारी होती है। जॉइंटिस और लिवर का आपस में क्या रिश्ता है? बीमारी का। तो स्किन रैश, स्किन के ऊपर जो दाने शाने निकल आते हैं, कोई स्किन रेड हो जाती है, उसे आप रैश कहते हैं? हाँ जी कहते हैं। ब्लड हार्ट, क्या हार्ट के अंदर ब्लड होता है? हाँ जी होता है। लंग्स ब्रेथ, क्या फेफड़ों के अंदर सांस होती है? हाँ जी होती है। ब्रेन इमेजिनेशन, क्या ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन होती है? हाँ जी। इन चारों चीजों में ये साथ वाली चीज होती है, लेकिन बेस्ट रिश्ता लिवर और जॉइंटिस का आपस में बीमारी का रिश्ता है। लिवर बीमार हो जाए तो उसे जॉइंटिस कहते हैं, तो स्किन बीमार हो जाए तो उसे हम रैश कहते हैं। हाँ। क्या ब्रेन बीमार हो जाए उसे इमेजिनेशन कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या दिल बीमार हो जाए हम उसे ब्लड कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या लंग बीमार हो जाए उसे हम ब्रेथ कहते हैं? नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है रैश। नेक्स्ट, मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। मैराथन क्या कहते हैं? लंबी वाली रेस। हाइबरनेशन क्या कहते हैं? कुछ जो जानवर होते हैं सर्द मुल्कों में, सर्द इलाकों में, वो बहुत सारा खाना खाते हैं और 3-4 महीनों के लिए सो जाते हैं, पूरी सर्दियों के लिए। तो अब मैराथन का और आपस में क्या रिश्ता है? मैराथन एक रेस की हैवी वर्जन है। मैंने कहा लंबी वाली रेस को मैराथन कहते हैं, तो लंबी वाली नींद को हाइबरनेशन कहते हैं। कि एक भालू 4 महीने तक सोया पड़ा है तो उसने हाइबरनेशन कर ली। क्या कोई ऑप्शन स्लीप है? चेक करें ऑप्शन डी। हमें ऑप्शंस भी नहीं देखने पड़े, बेस्ट ऑप्शन हमें सिर्फ सवाल पढ़ के पता लग गया कि अगर मैराथन रेस का लंबा वर्जन है तो नींद का लंबा वर्जन होता है हाइबरनेशन। सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, फौजी अपने मुल्क की मदद करते हैं। अच्छा, ऑप्शन 1 दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स, दो बंदा अपने मुल्क की मदद करता है वो फौजी कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि टीचिंग करते हैं लेकिन फिर भी अपने मुल्क की मदद करते हैं। ऑप्शन ए में अच्छा नहीं लगा। मेन जनरली सर्व देयर कंट्री, आमतौर पे मर्द अपने कंट्री की हिफाजत करते हैं। अब अगर इस क्राउड में कोई खवातीन बैठी होती है वो कहती नहीं, खवातीन भी जो होती हैं वो मुल्क की खिदमत करती हैं, तो ऑप्शन बी भी हमें इतना पसंद नहीं आया। ऑप्शन सी, वुमेन अपने कंट्री की खिदमत इसलिए नहीं करती क्योंकि वो फौजी नहीं होती, तो ये भी सही नहीं है। आजकल पाकिस्तान में भी फौजी खवातीन आ गई हैं। और दोज हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, जो लोग सोल्जर्स होते हैं वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। हाँ जी, सोचें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, सी, डी या ए? दोबारा पढ़ लें। ए हमें अच्छा लग रहा है, डी भी हमें ठीक लग रहा है, बी और सी हमें इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स, जो मुल्क की मदद करते हैं वो फौजी होते हैं, या जो फौजी होते हैं वो अपनी मुल्क की मदद करते हैं? तो हमने ये कहा कि यार यही तकरीबन लाइन के जो फौजी होते हैं वो अपनी मुल्क की मदद करते होते हैं अच्छे मुल्कों में। डेजी फ्लावर प्लांट, डेजी क्या होता है? एक फूलों की किस्म है। फ्लावर क्या होता है? फूल। प्लांट क्या होता है? पौधा। इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? पौधा लगाओ वो फूल बन जाता है और फूल को हम डेजी कह सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, डैश, कौन सा हिडन वर्ड है? पैटर्न क्या है? तो डेजी, फ्लावर, प्लांट तीनों एक तरह की चीजें, फूल पौधों से रिलेटेड चीजें। तो ये भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, आर्टिस्ट। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, टीचर, शायद हो, अभी बी माइंड में रखते हैं। ऑप्शन सी, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, पेंट, ये भी ठीक नहीं है। और टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान और रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन बी और डी हमें दोनों ठीक लग रहे हैं। सोचें ज्यादा बेहतर कौन सा है? टीचर लेसन प्लान बनाता है और टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है। रिपोर्ट कार्ड, लेसन प्लान और टेक्स्ट बुक तीनों कागज की चीजें जिसके पढ़ाई से रिलेटेड हैं। तो इन माय ओपिनियन बी और डी में से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड। भला क्यों? टेक्स्ट बुक ऐसे कागज जिस पे आपकी पढ़ाई की चीजें लिखी हैं,
लेसन प्लान वो कागज जिस पे टीचर ने लिखा है मैं मंडे को ये पढ़ाऊंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ाऊंगा और अगले मंडे फला चीज पढ़ाऊंगा। रिपोर्ट कार्ड वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर ये लिखा है कि बंदा पास हुआ कि फेल हुआ और कितने नंबर पे फेल हुआ। तो बेस्ट ऑप्शन इज डी। ले जी, बस आखिरी 3-4 सवाल रह गए, थोड़ी सी हिम्मत करें, इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिस करके ही छोड़ेंगे आपको। अगला सवाल, कैंडल, लैंप, फ्लड लाइट। कैंडल मोमबत्ती क्या करती है? रोशनी देती है। लैंप मतलब जो बेड की साइड पे एक छोटी सी वो रखी होती है बिजली देने वाली चीज, उसे लैंप कहते हैं। फ्लड लाइट, कजाफी स्टेडियम में जो बड़ी बड़ी वो व्हाइट कलर की लाइटें लगी हैं जिससे पूरा रात को भी दिन का मंजर पेश आता है, फ्लड लाइट। तीनों चीजों में कॉमन क्या है? लाइट। तीनों चीजें बत्ती देती हैं। हट, कॉटेज, डैश। तो हट में लोग रहते हैं, कॉटेज में लोग रहते हैं, डैश क्वेश्चन मार्क। तो जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें लोग रहते हैं। शहर, शहर में भी लोग रहते हैं। हाउस, हाउस में भी लोग रहते हैं। ड्वेलिंग, झोंपड़ी कह लें, उसमें भी लोग रहते हैं। और टेंट, खैमा, उसमें भी लोग रहते हैं। लो जी, सवाल तो मैं कंफ्यूज कर दिया, हमें वो चारों ऑप्शंस बेस्ट लग रहे हैं। ले जी, सवाल दोबारा पढ़ें, क्या पता हमें कोई हिंट मिले। हट और कॉटेज में क्या चीज कॉमन है? कॉटेज, झोंपड़ी, हट भी तकरीबन झोपड़ी को ही कहते हैं। तो ये लो लेवल हाउसिंग की बात हो रही है, किसी बहुत हैवी किस्म के स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि टेम्परेरी है? सिटी बहुत बड़े लेवल पे है, सिटी में हजारों लाखों घर होते हैं। हाउस, हाउस एक प्रॉपर घर, इस टाइम में हम एक हाउस के अंदर ही हैं जिसको हमने जबरदस्ती कॉलेज बना लिया है। ड्वेलिंग, रहने की जगह, रिहाइश। और टेंट, टेंट हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। टेंट खैमा है, लगाओ, बारिश हुई उतार के साइड पे रख लो। तो हमने कहा कि अगर जरा टेम्परेरी घरों की बात हो रही है, जरा लो लेवल घरों की बात हो रही है, तो बेस्ट ऑप्शन इज टेंट, खैमा। नेक्स्ट सवाल, वंस अगेन एक अदद डायग्राम वाला सवाल आ गया, कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम ये स्क्वायर खुद बनाने की कोशिश करें, आपने मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, आपने लॉजिक्स पे जाना है बस। हाँ भाई, 9 स्क्वायर्स हैं टोटल। हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम ये लिखेंगे कि कितने ब्लैक हैं कितने व्हाइट हैं। हमने कहा पहले अगर हम उसकी बात करें तो 3 + 2 5 डॉट्स है, 3 व्हाइट, पहला हम व्हाइट लिखेंगे फिर हम ब्लैक लिखेंगे। 3 + 2 5। अगले हम उसकी बॉक्स की बात करें तो 4 + 1 4 व्हाइट 1 ब्लैक 5। उससे अगला 1 व्हाइट 3 ब्लैक टोटल 4। नीचे है 3 व्हाइट 2 ब्लैक 5। 3 व्हाइट 2 ब्लैक 5। 1 व्हाइट 2 ब्लैक 3। 1 व्हाइट + 2 ब्लैक टोटल 3। कोई भी व्हाइट नहीं, 0 + 2 बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। ले जी, गौर करें, क्या मिसिंग है, क्या आना चाहिए था? तो अगर हम पैटर्न देखें 5 5 3, अगर हम कॉलम्स की बात करें, अगर हम रोज की बात करें 5 5 4 5 5 3 3 2 और क्वेश्चन मार्क। पैटर्न देखें कि एक नंबर रिपीट होता है और एक तीसरा नंबर होता है, एक नंबर रिपीट होता है फिर एक तीसरा नंबर होता है। यहां भी कोई एक नंबर रिपीट होगा, या 3 या 2। कॉलम्स की भी अगर हम बात करें, 2 नंबर रिपीट होते हैं फिर तीसरा नंबर आता है, 2 नंबर रिपीट होते हैं फिर तीसरा नंबर आता है, फिर 2 नंबर यहां कौन से रिपीट होंगे? 3 2 दफा आएगा कि 4 2 दफा आएगा? अब ऑप्शंस की तरफ देखें, ऑप्शन हमारा या तो 3 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। ऑप्शन 5 है, ऑप्शन 5, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ऑप्शन बी है, हम यहां क्या लिखेंगे? 2 + 0 2। ले जी, देखें क्या हमारा पैटर्न पूरा हो रहा है? रिपीटिंग अलग,
रिपीटिंग अलग, रिपीटिंग अलग। तो ये लॉजिक थी इसकी कि आपने पैटर्न देखना था, तो हमें बेस्ट ऑप्शन लगा 2। आखिरी 2 सवाल, इस नंबर को गौर से देखें, इस सीरीज को 1.5, 2.3, 3.1, 3.7 लीजिए क्या कॉमन है, क्या ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 0.8, 1.5 प्लस 0.8 2.3, 2.8 प्लस 0.8 3.1, तो 3.9 प्लस 0.8 करें, जो भी आंसर आता है टिक कर दीजिएगा। और आखिरी सवाल, इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर चाहिए। अगर हम गौर से देखें तो कोई नंबर माइनस हो रहा है, 544 में से क्या माइनस करेंगे, 309 है, 35, 509 में से क्या माइनस करेंगे, 474 है, वंस अगेन 35, 439 से 39 में से क्या निकालें कि मतलब अगला नंबर है, तो अब 35 माइनस हो रहा है, तो 439 माइनस 35 404 आंसर आएगा। नहीं जी, कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर ही लिया मैंने। ये थी आपकी क्यूटी की प्रैक्टिस। आपने ओवरऑल अगर देखा हो किस किस तरह के आपको सवाल है, आपको ऑड वन आउट के सवाल है, आपको कंक्लूजन्स के सवाल है, आपको 2 डायग्राम्स दी गई। अगर आप हिसाब लगाएं तो आपको सिर्फ डायग्राम्स में थोड़ा सा गौर व फिक्र करनी पड़ी है, बाकी सारे हमने बातों बातों में मजाक नहीं सॉल्व कर लिए। तो ये चीज है, पिछले लेक्चर के शुरू में बताया था, अभी दोबारा रिवाइज करा दूं कि एनालिटिकल स्किल्स सिखाने वाली चीज नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दूं, बस आपकी प्रैक्टिस मैंने थोड़ी सी कराई थी पिछली क्लास में भी, आज की क्लास में भी। जब पेपर आएगा उसमें नए सवाल होंगे, तो घबराना नहीं है, तरीकेकार याद रखने हैं। क्या टिप्स दी थी मैंने, एक दफा फिर दे देता हूं। सवाल 6-7 लाइनें पढ़ के टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ें, उर्दू तर्जुमा करें और देखेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। नवंबर अटेम्प्ट आने वाली है, और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं उनकी भी कोई ना कोई अटेम्प्ट आने वाली होगी, तो वो तैयारी शुरू रखें, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह पीआरसी में भी पढ़ा सकूं और आपका पीआरसी भी पहली अटेम्प्ट में पास करा सकूं। थैंक यू सो मच। कैमरे वाले भाई का भी शुक्रिया, वो छुट्टी वाले दिन स्पेशल मेरी क्लास रिकॉर्ड करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।